संविधान संशोधन कब हुआ मित्रों? तो 1951 में। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान लागू होता है और ये भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो लाया जाता है 1951 में लाया जाता है। क्यों? पुराना क्या था और उससे परेशानी क्या थी, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी इस पर बहुत कम प्रतिबंध थे। मतलब कोई भी जहाँ चाहता वहाँ जा करके जो चाहता वो बोल देता, इस तरीके से थे। मतलब प्रतिबंध इस पर बहुत कम थे। और क्या था मित्रों? भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में बार बार चुनौती दिया जा रहा था। सरकार जैसे ही कोई भूमि सुधार कानून लेकर के आती थी तो लोग उस पर कोर्ट में चले जाते थे, न्यायालय में चले जाते थे और चुनौती दे देते थे। तो सरकार ने क्या किया, उसमें नया कुछ करने का सोचा। नया ये किया कि अनुच्छेद 19 में जो भाग 2 है अनुच्छेद 19 का, उसमें कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध जोड़ दिए गए। मतलब कुछ नए नए प्रतिबंध जोड़े गए कि किन किन स्थानों पर कब कब आप लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको नहीं प्रदान की जाएगी। उसके बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में क्या हुआ मित्रों कि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। मतलब न्याय की जो समीक्षा थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की जो बात थी, उससे इसको बाहर कर दिया गया। और इसमें क्या जोड़ा गया मित्रों? तो अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया। अभी आपको हम लास्ट में समझाएंगे कि अनुच्छेद 31A क्या है और 31B क्या है, या इससे पहले क्या था। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी वहाँ पर दी जाएंगी। अभी पहले तो संविधान संशोधन ही देख लीजिए। फिर द्वितीय संविधान संशोधन जो होता है ये 1952 में होता है, मतलब 1 साल बाद फिर से होता है। और इसमें क्या था, पुराना क्या था पहले? इसके पहले लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी मित्रों, इसको स्पष्ट इसका निर्धारण नहीं था कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होंगे। तो नया क्या किया गया? नया इसमें यह परिवर्तन हुआ कि जो लोकसभा की सीटें थी उनको उस समय अधिकतम 525 निर्धारित की गई थी। कब? आप लोग कब का देख रहे हैं? तो 1952 का देख रहे हैं। 1952 में अधिकतम सीटों की संख्या 525 कर दी गई। आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है। इसके बाद में अब देखते हैं हम लोग तृतीय संविधान संशोधन, जो कि अधिनियम, तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम मित्रों 1954 में हुआ। 1954 में देखिए, प्रथम हुआ 1951 में। उसमें क्या किया गया? तो भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया अनुसूची 9 में जोड़ करके। और क्या किया गया? अनुच्छेद 31B और 31A जोड़ा गया। 19 के भाग 2 के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसको सीमित किया गया। दूसरे संविधान संशोधन में के तहत क्या किया गया मित्रों? तो लोकसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई। अब तृतीय संविधान संशोधन में पुराना क्या था? जो खाद्य पदार्थ थे, खाने वाली चीज़ें थी, उनका भंडारण राज्य सूची में था। मतलब खाद्य पदार्थों के भंडारण का व्यवस्था कहाँ थी? राज्य सूची में थी। लेकिन इसमें नया क्या किया गया कि खाद्य पदार्थों को समवर्ती सूची में डाला गया। मतलब इसके पहले जो था वो ये था कि इस पर कानून, इसका संरक्षण, जो कुछ भी हो रहा था वो राज्य सरकारें ही करती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया 1954 में क्या कर दिया गया कि समवर्ती सूची में ले आए, अर्थात इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों व्यवस्थाएं देख सकती थी। केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया इस प्रकार से। अब देखते हैं चौथा संविधान संशोधन, चतुर्थ संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1955 में पारित हुआ मित्रों। इसमें पुराना क्या था? जो संपत्ति के अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार पर न्यायालयों का नियंत्रण था। मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया था और मौलिक अधिकार में रखे जाने के कारण ये न्यायिक समीक्षा में था। मतलब भाई, अगर मान लीजिए सरकार कोई भूमि सुधार कानून बना रही है तो संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध कोई कानून बना रहे हैं तो लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में चले जाते थे और कहते थे कि ये तो हमारा मूल अधिकार है और हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। अब नया क्या हुआ? नया ये हुआ कि इसे भूमि सुधार कानूनों को और अधिक सुरक्षा प्रदान कर दी गई। मतलब पहले संविधान संशोधन और चौथे संविधान संशोधन में क्या हुआ मित्रों कि भूमि सुधार कानून को और अधिक सुरक्षा दी गई। और क्या हुआ? मुआवजे की न्यायिक समीक्षा सीमित तय की गई। मतलब जो भूमि, मान लीजिए सरकार अगर कहीं सड़क बना रही है, पुल बना रही है, कोई विकास कर रही है और वहाँ पर आपकी भूमि को अधिग्रहण कर रही है, तो उसका जो मुआवजा दे रही है उस मुआवजे पर कुछ हद तक न्यायिक समीक्षा थी, हर जगह नहीं थी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मित्रों अगला संविधान संशोधन, पंचम संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 5वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसे भी 1955 में ही लाया गया। और इसमें पुराना क्या था
कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन पर राज्यों की सहमति आवश्यक थी। मतलब इसके पहले क्या था कि अगर किसी राज्य की कोई सीमा बदलना था तो उसमें राज्य की सहमति का होना अनिवार्य था। लेकिन अब नया क्या कर दिया गया, नया ये हुआ कि केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाएं बदलने में अधिक अधिकार मिल गए। अर्थात केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार मिल गए, जिस राज्य की चाहे सीमा बदल दे, जिस राज्य का चाहे गठन कर दे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे छठवां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में पारित हुआ मित्रों। इसमें पुराना क्या था, इसमें पुराना ये था कि जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं और आपको व्यापार करने जाना है बिहार में या महाराष्ट्र में, आप अपने सामान को बेच रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है, अंतर्राज्यीय व्यापार पर जो टैक्स लगता था उसमें अस्पष्टता थी। मतलब कुछ स्पष्ट नहीं था कि कितना टैक्स किस वस्तु पर लगेगा और कैसे लगेगा, ये सब अस्पष्टता थी। तो इसमें नया ये कर दिया गया कि केंद्र और राज्यों के कर अधिकार स्पष्ट कर दिए गए कि भाई टैक्स केंद्र सरकार कहाँ लगा सकती है और राज्य सरकार कहाँ लगा सकती है। अब बिक्री कर से जो संबंधित प्रावधान थे उसको भी बदल दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारे सुधार हुए हैं मित्रों। तो हम लोग एक एक समस्त संशोधनों से सुधार को देखेंगे। सप्तम संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका आया है 1956 में, 1956 में क्या आया मित्रों कि इसमें पुराना क्या था कि राज्य जो थे ABCD मतलब 4 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया था, वर्ग बनाए गए थे। ABCD वर्ग बनाए गए थे राज्यों के लिए, अर्थात इनका कोई भी नाम नहीं था। तो हुआ क्या, इसमें राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। क्या किया गया मित्रों, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और साथ ही साथ क्या हुआ कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था लागू की गई। जो अभी तक ABCD 4 वर्ग थे उन वर्गों को हटा दिया गया और वर्ग को हटा करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था को लागू किया गया। और उच्च न्यायालयों की संरचना भी बदल दी गई। जिससे अभी तक जो न्यायालय थे, उच्च न्यायालय थे, हाई कोर्ट्स थे, वो कहाँ थे, ABCD के तहत थे। और अब क्या कर दिए गए, इनकी संरचना को बदल दिया गया। एक चीज़ आप यहाँ पर और जान लीजिए कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था मित्रों, ये भाषाई अधिकार पर हुआ था, भाषाई अधिकार पर। और भाषाई अधिकार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य मित्रों, आंध्र प्रदेश पहला राज्य गठित किया गया था ये इस अधिनियम के तहत। इसके बाद में अष्टम संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1959 में लाया गया। इसमें पुराना क्या था, अनुसूचित भाषाओं की सूची बहुत छोटी थी। मतलब जो अनुसूचित भाषाएं थी, मतलब सूची में जो भाषाएं थी उनकी बहुत छोटी थी। और इसी के तहत यानी 8वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को भाषा की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसको, सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब देखते हैं हम लोग मित्रों नवम संविधान संशोधन अधिनियम 1960। इसमें क्या हुआ, नवम वाले में क्या हुआ, पुराना इसमें क्या था मित्रों, तो पुराना इसमें यह था कि भारत और पाक की सीमा को, भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेकर के कुछ विवाद थे। हालांकि अभी भी विवाद चल रहे हैं। और हुआ क्या इसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा समझौता को लागू कर दिया गया। कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए और कुछ क्षेत्र भारत में शामिल किए गए। इसके बाद में दसम संविधान संशोधन आप लोग देखिए। अभी इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब ये हैं इसमें कि जो आपका और सारी जैसे इससे संबंधित कुछ और रिलेटेड जानकारियां हैं वो भी हैं। ये 1961 में हुआ। इसमें पुराना क्या था मित्रों, तो गोवा, दमन और दीव ये भारत का हिस्सा नहीं थे। गोवा पर और दमन दीव पर भारत का हिस्सा मतलब ये नहीं थे। इस पर अधिकार था पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों यानी विदेशियों का अधिकार था। उस समय ये भारत के हिस्से नहीं थे। लेकिन 1961 में क्या हुआ कि गोवा को राज्य बनाया गया और दमन दीव को भारत में शामिल किया गया। अर्थात ये तीनों भारत में आए और गोवा को बाद में राज्य का भी दर्जा दे दिया गया। इसके बाद में मित्रों अब हम लोग देखेंगे परीक्षा के लिए सुपर समरी यानी वन लाइनर आप लोग देख सकते हैं। तो संशोधन और परिवर्तन क्या हुए। फर्स्ट संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध हुआ और 9वीं अनुसूची लगाई गई। सेकंड संविधान संशोधन में क्या हुआ मित्रों, तो लोकसभा सीट तय की गई। कितनी की गई, 525। और इसमें थर्ड वाले में क्या हुआ, खाद्य पदार्थों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किया गया। चतुर्थ में क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया।
अर्थात ये जो बार बार जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उस पर प्रतिबंध लगा। 5th संविधान संशोधन में राज्यों की सीमा परिवर्तन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। 6th में क्या हुआ, जो कर व्यवस्था थी अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए उसको स्पष्ट कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन से मित्रों राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 8वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची अर्थात भाषा वाले अनुसूची में जोड़ दिया गया। और 9वीं संविधान संशोधन से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित किया गया। और 10वीं अनुसूची में क्या हुआ मित्रों, तो गोवा को 10वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, गोवा को भारत में शामिल किया गया। अभी मैंने आपसे कहा था कि हम अनुच्छेद 31A और 31B के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 31A क्या है मित्रों, अनुच्छेद 31 ये जो है भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा है। क्यों लाया गया इसको देख लीजिए। तो इसका ये है कि जब स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। आप लोगों ने चंपारण वाली घटना को पढ़ा होगा। तो जमींदारी प्रथा को सरकार ने समाप्त करने, भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए कानून बनाया। मतलब सरकार ने सोचा कि जमींदारी को समाप्त कर दिया जाए और जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी भूमि दे दी जाए। लेकिन अब हुआ क्या कि जमींदारों ने, जब सरकार ने ऐसा नियम लगाया तो जमींदारों ने इन्हें मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए अदालत में चुनौती दे दी। भाई जाहिर सी बात है, हमारे पूरे गांव पर हमारा ही ज़मीन है, पूरे गांव पर हमारा ही कब्जा है और आप उसे छीनने लगेंगे तो हम तो किसी न किसी तरीके से कोर्ट जाएंगे ही। तो इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 31 ये से पहले, मतलब पुराना क्या था, तो कोई भी भूमि सुधार कानून नहीं था। अनुच्छेद 14 के तहत ये लोग क्या करते थे, अनुच्छेद 14 में लोग दिखाते थे कि हमारी समानता है, अनुच्छेद 19 में दिखाते थे कि स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 31 में दिखाते थे कि संपत्ति का अधिकार है। इस आधार पर ये वहाँ चले जाते थे और कोई भी भूमि सुधार कानून रद्द हो सकता था। अब सरकार ने क्या किया, इसमें नया क्या जोड़ दिया, भारत भूमि सुधार से जुड़े कानून को लाया, यानी जमींदारी उन्मूलन को लगाया। भूमि अधिग्रहण को लेकर के आए कि हमें अगर कोई विकास करना है, सरकार को कोई सड़क बनानी है, कोई पुल बनाना है, कुछ नया करना है, फैक्ट्री स्थापित करनी है तो भूमि अधिग्रहण करेगा, कॉलेज बनवाना है। कृषि भूमि की सीमा भी निर्धारित कर दी गई कि कृषि योग्य भूमि एक व्यक्ति के पास कितना हो सकता है। इस प्रकार से क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती अब नहीं दिया जा सकता था, यानी कि भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक रूप से सुरक्षा दे दी गई। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लो सरकार कहे कि एक व्यक्ति 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, तो इसे अब अनुच्छेद 14 या 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा है उसके पास 10 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं हो सकती है। अच्छा, अनुच्छेद 31B क्या है मित्रों, तो अनुच्छेद 31B की अगर बात करें तो 9वीं अनुसूची को संवैधानिक सुरक्षा मिल गई। क्यों लाया गया, कुछ कानून इतने ज़्यादा विवादित थे कि सरकार चाहती थी उन्हें अदालतों से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। मतलब अगर अदालत में गए तो कानून रद्द हो सकते थे। जैसे पुराना क्या था, तो हर कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। अनुच्छेद 31B के बाद में क्या हुआ, जैसे 31B के तहत 9वीं अनुसूची बनी, तो उसके तहत क्या हुआ कि जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रद्द नहीं किए जा सकते हैं। इससे पहले क्या था कि कोई भी कानून है तो उसे मौलिक अधिकार के तहत रद्द किया जा सकता था, लेकिन जब अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो 9वीं अनुसूची के विषयों को कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है मौलिक अधिकार के आधार पर, यानी कि ये न्यायिक समीक्षा से लगभग बाहर ही हो गया है। जैसे कि जमींदारी उन्मूलन का कानून है, जैसे कि भूमि सुधार अधिनियम है, इन सबको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब क्या होगा, अब अदालत इन्हें अमान्य नहीं कर सकती है। हालांकि कुछ अपवाद बाद में बने हैं, जैसे कि केशवानंद भारती निर्णय के बाद में बने हैं, जिसमें संविधान का मूल ढांचा का परिभाषा दिया गया है। संविधान संशोधन, तो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1961 में हुआ था, ये कह रहा है कि इसमें मुख्य विषय क्या था मित्रों, तो इसमें मुख्य विषय है उपराष्ट्रपति का चुनाव। मतलब पहले क्या था, तो पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता पर संदेह की जो स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता पर अगर कोई संदेह बन गया तो वो स्पष्ट नहीं थी।
और क्या था कि चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी विवाद की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। लेकिन इसमें जब संशोधन किया गया 1961 में, तो नया क्या जोड़ दिया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायिक चुनौती से सुरक्षित किया गया। अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और क्या कर दिया गया, और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि जो निर्वाचन मंडल में रिक्तियां हैं, रिक्तियों से चुनाव अमान्य नहीं होगा। पहले क्या होता था कि अगर निर्वाचन मंडल में कहीं रिक्तियां रह गई तो चुनाव अमान्य कर दिया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ इसमें अगर हम लोग परीक्षा तथ्य देखें तो उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अस्पष्टता कहाँ पर मिलता है, तो 11वें संविधान संशोधन में मिलता है। कब हुआ? 1961 में। इसके बाद में मित्रों हम लोग देखेंगे 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 जो कि हुआ। तो इसमें मुख्य विषय क्या था? गोवा को भारत में विलय किया गया। पहले क्या था? गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली उपनिवेश थे। किसके थे ये? तो गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगाल के थे 1961 से पहले। हालांकि ये आज़ाद हो गया था लेकिन इसका विलय नहीं हुआ था। तो अब देखते हैं और क्या था। भारतीय संविधान में इनका उल्लेख भी नहीं था। भारतीय संविधान में इनका उल्लेख भी नहीं था। अब नया क्या कर दिया गया कि गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा को डायरेक्ट राज्य नहीं बनाया गया, पहले संघ शासित प्रदेश बनाया गया है और संविधान की प्रथम अनुसूची में इसको शामिल कर लिया गया है। परीक्षा तथ्य अगर देखें तो गोवा का भारत में संवैधानिक विलय जो हुआ वो कहाँ से हुआ मित्रों? तो 12वें संविधान संशोधन से होता है। इसके बाद में हम लोग 13वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे। इसे भी 1962 में ही किया गया और इसका ये मुख्य विषय क्या था, क्यों किया गया? तो नागालैंड राज्य का निर्माण करने के लिए। पहले क्या था? पहले जो नागालैंड था ये असम का भाग था। नागालैंड जो राज्य है ये असम का भाग था। और क्या था कि जनजातीय स्वायत्तता की विशेष व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जनजातीय स्वायत्तता के लिए कोई विशेषता ही नहीं थी। तो नया इसमें क्या जोड़ा गया कि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 371A जोड़ा गया, मतलब इस विशेष राज्य का दर्जा भी इसे दे दिया गया। परीक्षा तथ्य में देखें तो अनुच्छेद 371A क्या है मित्रों? तो ये नागालैंड के लिए है। और इसके बाद में अब देखेंगे 14वां संविधान संशोधन। तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम ये भी 1962 में ही हुआ। मुख्य विषय जो इसमें ये पुडुचेरी व अन्य फ्रांसीसी क्षेत्र, मतलब जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ क्षेत्र तो पुडुचेरी के अंतर्गत थे, कुछ क्षेत्र कहाँ थे मित्रों? तो कुछ क्षेत्र थे पुर्तगाल के अंतर्गत। इंग्लैंड से तो हमें आज़ादी मिली थी, तो जो फ्रांस के अंतर्गत जो थे या पुर्तगाल के, तो पुर्तगाल वालों को तो हम लोगों ने लिया, गोवा था और दमन दीव था। अब इधर पुडुचेरी और अन्य जो थे उसमें क्या किया गया कि पहले जो था पुडुचेरी, करैकाल, माहे, यनम ये सभी फ्रांसीसी शासन में थे। अब क्या हुआ, नया क्या जोड़ा गया 1962 में कि इन क्षेत्रों को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। विधानसभा का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया। ठीक है। और परीक्षा तथ्य क्या है कि फ्रांसीसी क्षेत्र को किस संशोधन से शामिल किया गया? तो वो हुआ 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। इसके बाद में आता है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। यहाँ पर क्या हुआ? उच्च न्यायालय व राष्ट्रपति चुनाव। पहले क्या था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो थी 60 वर्ष थी, अर्थात 60 वर्ष पर उन्हें रिटायर कर दिया जाता था। और राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ अस्पष्टताएं थी। अस्पष्टताएं मतलब कि स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे क्या होगा, पूरी प्रक्रिया नहीं थी। तो इसमें मित्रों हुआ क्या कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 2 वर्ष बढ़ाई गई, अर्थात जो रिटायरमेंटरी आयु थी 60 वर्ष उसे कितना कर दिया गया? 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष अब हो गया। और राष्ट्रपति चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार भी किया गया। परीक्षा से तथ्य संबंधित देखें तो क्या है मित्रों कि हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स कब किया गया? तो 15वें संविधान संशोधन से किया गया। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, इसको देखें तो मुख्य विषय है राष्ट्रीय अखंडता। पहले क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं सीमित थी।
जो अभिव्यक्ति की सीमाएं थी इस पर क्या था, स्वतंत्रता पर सीमाएं सीमित थीं। अब नया क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रीय अखंडता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नया प्रतिबंध बनाया गया। मतलब आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इतना बोलने का अधिकार नहीं है कि देश के टुकड़े हो जाएं या देश के भाग हो जाएं। फिर भी आप लोग देख रहे हैं आज भी कुछ ऐसे नेता हैं जो विदेशों के चमचागिर हैं, मतलब जो काम हमारे दुश्मन करते हैं वो काम वो स्वयं ही कर देते हैं। ऐसा ऐसा भाषा बोलते हैं कि समाज में, हमारे देश की जनता के बीच में जहर घोले हुए हैं। तो और क्या हुआ मित्रों, सांसदों और विधायकों के लिए भारत की संप्रभुता की शपथ में जोड़ा गया, कि मतलब भारत की संप्रभुता शब्द उसमें शपथ में जोड़ा गया। परीक्षा तथ्य में देखें तो नेशनल इंटीग्रिटी रिस्ट्रिक्शन, मतलब राष्ट्रीय अखंडता की जो सीमाएं थी उसको निर्धारित किया गया और 16वें संविधान संशोधन से 1963 में। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब आया मित्रों, तो ये आया 1964 में। मुख्य विषय क्या है, तो भूमि सुधार कानून। आप लोगों ने देखा था भूमि सुधार कानून पहले संविधान संशोधन में आया, उसके बाद चौथे में भी इससे संबंधित विशेष प्रावधान किए गए। अब क्या हुआ मित्रों कि 1964 में एक बार पुनः इसमें थोड़ा सा और सुधार किया गया, यानी कुछ भूमि सुधार कानून को न्यायालय में चुनौती योग्य थे, उनको भी क्या किया गया, बाद में उनको भी उठा करके 9वीं अनुसूची में, अर्थात अधिक भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूचियों में डाला गया। और 9वीं अनुसूची कोर्ट में चैलेंज के योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों से संरक्षण भी मिल गया। और परीक्षा तथ्य में देखें तो लैंड रिफॉर्म प्रोटेक्शन को 17वें संविधान संशोधन में, भूमि सुधार सुरक्षा को कहाँ लाया गया, संविधान संशोधन में 17वां। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। इसमें मुख्य विषय क्या है मित्रों, तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ। पहले क्या था, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था। क्या था मित्रों, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था। अब इसमें नया क्या जोड़ा गया कि नया क्या हुआ, पंजाब का पुनर्गठन हुआ और इसी के तहत हरियाणा राज्य का गठन हुआ। जो पंजाब हरियाणा अलग अलग थे, इनको मतलब एक थे, इनको अलग अलग किया गया। हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और क्या हुआ, परीक्षा तथ्य से संबंधित देखें तो हरियाणा का निर्माण 18वें संविधान संशोधन 1964 से किया गया। अब इसके बाद में मित्रों हम लोग चलते हैं 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। 19वें में क्या है, मुख्य विषय था चुनाव का विवाद। यानी पहले क्या था कि चुनाव मामले में चुनाव न्यायाधिकरण की भूमिका थी। अगर चुनाव के मामले में कुछ था तो उसमें चुनाव न्यायाधिकरण की भूमिका थी। लेकिन अब नया क्या हुआ कि चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया और चुनाव याचिकाएं सीधे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल एबोलिश, मतलब जो कि चुनाव न्यायाधिकरण था, इसको समाप्त किया गया 19वें संशोधन से। और अब इसको अगर चैलेंज करना है, चुनौती करना है, तो सीधे कहाँ जाएंगे आप, हाई कोर्ट में जाएंगे। 20वां संविधान संशोधन मित्रों देखते हैं 1966 में 20वां संविधान संशोधन, जिसका मुख्य विषय है पिछली नियुक्तियों की वैधता। ये बहुत महत्वपूर्ण था। पहले क्या था कि कुछ सरकारी नियुक्तियां तकनीकी रूप से अवैध मानी जा रही थी, मतलब उनको बेकार माना जा रहा था, अवैध घोषित कर दिया गया था। और फिर क्या हुआ कि उन नियुक्तियों को पिछली तारीख से ही वैध किया गया, मतलब जब से उनकी नियुक्ति हुई थी तब से उसको वैध कर दिया गया। तो रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, मतलब की जो नियुक्तियां थी उनका वैधता दिया गया 20वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। इस प्रकार से मित्रों कुछ एग्जाम के लिए हम लोग समरी देख लेते हैं वन लाइनर में, जैसे कि 11 से 15 संविधान संशोधन जो है ये चुनाव, राज्य संघ शासित प्रदेश और न्यायपालिका से संबंधित हैं। 16-17 किस्से राष्ट्रीय अखंडता और भूमि सुधार से। 18 से 20 किस्से मित्रों तो राज्य पुनर्गठन और चुनाव सुधार से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया मित्रों, तो 1967 में आया। और विषय इसका क्या था, तो सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इससे पहले सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं था। पृष्ठभूमि अगर देखें तो विभाजन के बाद बड़ी संख्या में सिंधी भाषी भारत में आए थे। जो सिंध क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, सिंध नदी के आसपास सिंधी बोलने वाले लोग थे, बहुत बड़ी संख्या में भारत में आए थे, लेकिन उनकी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया कि संशोधन से पहले
अगर देखें तो जो 8वीं अनुसूची है जिसमें समस्त संवैधानिक भाषाएं हैं, उसमें 14 भाषा थी और सिंधी भाषा सूची में नहीं थी। लेकिन 15वें भाषा के रूप में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। 14 भाषा थी तो 15वें भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया मित्रों? तो सिंधी भाषा को। प्रभाव क्या हुआ कि सिंधी को शैक्षणिक, प्रशासनिक व प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे मान्यता मिल गई और भाषाई समानता को क्या हुआ मित्रों? बढ़ावा मिला। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधी भाषा कौन से संशोधन से आई, तो 21वीं संशोधन से, और भाषा संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है मित्रों। अब हम लोग चलते हैं 22वें संविधान संशोधन की तरफ। और 22वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1969 में आया। कब आया मित्रों? 1969 में, 1969। विषय क्या था? असम से मेघालय का निर्माण किया गया। मतलब असम एक राज्य था और उससे अलग किया गया मेघालय को। असम के जो पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियां थीं वो अलग प्रशासन चाहती थी। कारण क्या था कि जो पहाड़ी क्षेत्र थे असम में, उसमें जो अलग प्रशासन चाहती थी जनजातियां लोग। तो संशोधन से पहले क्या था कि मेघालय असम का हिस्सा था और विशेष स्वायत्तता इसमें सीमित थी। लेकिन संशोधन के बाद में क्या हुआ मित्रों? संशोधन के बाद में मेघालय को अलग राज्य बनाने का संवैधानिक मार्ग प्रशस्त हो गया और नए अनुच्छेदों के माध्यम से पूर्वोत्तर में विशेष संरचना बनाई गई। प्रभाव ये हुआ कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य थे उन सबका क्रमिक पुनर्गठन हुआ। मतलब क्रम से एक एक करके सबका पुनर्गठन किया गया और जनजातीय अस्मिता, जो जनजातीय अस्तित्व है, उसकी सुरक्षा भी की गई। चलिए देखते हैं 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। इसमें क्या है मित्रों? तो SC ST की आरक्षण की जो समय सीमा थी इसको बढ़ाया गया था। संशोधन से पहले क्या था? देखिए, एक संशोधन में और बढ़ाया गया था जो कि 1960 में समाप्त होने वाला था। SC ST का जो राजनीतिक आरक्षण था 1960 में समाप्त होने वाला था। लेकिन संशोधन के बाद में क्या हुआ कि लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था और इसका प्रभाव ये हुआ कि सामाजिक न्याय की जो निरंतरता थी वो बनी रही और बार बार समय सीमा बढ़ाने की संवैधानिक परंपरा भी बनी रही। अगर देखें तो आरक्षण कभी समाप्त हुआ ही नहीं। आरक्षण शुरुआत में जो लगा था वो कभी समाप्त ही नहीं हुआ, केवल इसका समय बढ़ा दिया गया है मित्रों। इसका ये एग्ज़ाम ट्रैप कह सकते हैं। 24वां संविधान संशोधन और 24वां संशोधन अधिनियम आया मित्रों 1971 में, यानी कि 1971 में। विषय क्या है इसका? तो संसद की संविधान संशोधन शक्ति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है ये 24वां, इसको ध्यान रखिए। संविधान का संशोधन कहाँ से होता है मित्रों? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। इसका पृष्ठभूमि क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में ये संदेह था कि संसद मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती है। मतलब जो भी इससे पहले मौलिक अधिकार थे उसको बदला नहीं जा सकता था। अर्थात संशोधन से पहले देखें तो अनुच्छेद 13 के कारण कोई भी परिवर्तन मौलिक अधिकारों में संदिग्ध माना जाता था। लेकिन जब संशोधन के बाद हुआ तो संसद को क्या हुआ कि संसद को स्पष्ट अधिकार मिल गया कि मौलिक अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है और राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर अनिवार्य हो गया। अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन हो रहा है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर उसको करना अनिवार्यता कर दी गई। प्रभाव क्या हुआ कि संसद की जो शक्ति थी उसको और अधिक मजबूती मिल गई और आगे चलकर जो केशवानंद भारती केस की पृष्ठभूमि आई वो इसी से आया था। एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये कौन से संविधान संशोधन से आया मित्रों? तो 24वें संशोधन से आया था। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में भी ये भी आया। और विषय क्या हुआ? देखिए, अभी तक संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकारों में कहीं ना कहीं आता था, तो संपत्ति के अधिकार को और अधिक कमज़ोर करना था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार के कारण बार बार चुनौती दी जा रही थी और सरकार विकास कार्यों में उसके बाधा उत्पन्न हो रही थी। संशोधन से पहले क्या था कि संपत्ति अधिग्रहण पर उचित मुआवजा अनिवार्य था। लेकिन संशोधन के बाद क्या करा गया कि मुआवजा शब्द को हटा करके वहाँ पर राशि जोड़ा गया। मुआवजा जो था, मुआवजे के रूप में मान लो कोई ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहा है तो सरकार कहाँ से देती, तो इसलिए वहाँ पर धनराशि को जोड़ा गया और अनुच्छेद 39B और C को प्राथमिकता दे दी गई।
इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो समाजवादी नीतियां थी उनको बल मिला और न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति जो थी, न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी, वो सीमित हो गई। यानी 25वां संविधान संशोधन कह सकते हैं कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने लगा। इसके बाद में मित्रों 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 1971 में ही आया। एक बार अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। विषय क्या है मित्रों? प्रीवी पर्स और राजा की मान्यता समाप्त कर दी गई। मतलब जो राजा महाराजा थे उनकी मान्यता को समाप्त करके सबको संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत लाया गया। संशोधन से पहले क्या था कि पूर्व रियासतों के जो शासक थे, शासकों को यानी प्रीवी पर्स जो थे या विशेष राज्य का विशेष दर्जा था, ये सब उनको था। लेकिन संशोधन के बाद में क्या हुआ कि सभी राजाओं की संवैधानिक मान्यता समाप्त कर दी गई और समान नागरिक की अवधारणा को लाया गया। इससे प्रभाव क्या हुआ? इससे प्रभाव ये हुआ कि लोकतंत्र में समानता आ गई और राजतंत्र का पूरी तरीके से अंत हो गया, राजाओं का अंत हो गया। कब मित्रों? तो 1971 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 27वां क्या कह रहा है मित्रों? विषय इसमें था कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व था इसको बढ़ाया गया। अर्थात संशोधन से पहले कुछ यूटीज का लोकसभा में, अर्थात यूनियन टेरिटरीज जो थी, इनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व स्पष्ट नहीं था, अर्थात लोकसभा में इनके लिए कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन संशोधन के बाद में क्या किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज को लोकसभा में सीटें प्रदान की गईं और इस प्रकार से प्रभाव ये हुआ कि संघीय लोकतंत्र भी मजबूत होने लगा। अब देखते हैं 28वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1972 में आया, 1972 में आया। इसमें विषय ये था कि जो औद्योगिक विवाद थे उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। भाई औद्योगिक विवाद बहुत हो रहे थे और उस पर नियंत्रण संभव नहीं था, तो इसलिए संशोधन से पहले क्या था कि औद्योगिक विवादों पर न्यायालयों का व्यापक हस्तक्षेप होता था। लेकिन संशोधन के बाद क्या हुआ कि जो औद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्णय को अधिक शक्ति दी गई। मतलब एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल, एक विभाग अलग स्थापित हुआ और उसके निर्णय को अधिक शक्ति दी गई और न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित कर दिया गया। इसके बाद में मित्रों देखते हैं 29वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए बहुत ही कतई जहर क्लास है। एक से लेकर के अब तक जितना भी संशोधन हुआ है सभी संशोधनों को आपको पढ़ाएंगे, सभी संशोधनों को आपके बीच में चर्चा करेंगे। आप लोग पूरा एक तरफ से नोट्स बना सकते हैं समस्त क्लासेस को देख करके, और यकीन मानिए किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आप याद करेंगे कि हमने टारगेट विद जितेंद्रा से पढ़ा है। मित्रों इसमें 29वां जो था, इसमें 9वीं अनुसूची जो कि बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची थी, इसको पुनः थोड़ा सा बल दिया गया। संशोधन से पहले ये था कि केरल भूमि सुधार कानूनों पर न्यायिक चुनौती हो सकती थी, लेकिन संशोधन के बाद में क्या हुआ कि इन कानूनों को भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और 9वीं अनुसूची को पहले ही न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और न्यायिक समीक्षा से उसको बाहर किया गया था। और क्या हुआ मित्रों? इसको मौलिक अधिकारों से सुरक्षा दी गई। अब प्रभाव इसका क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि भूमि सुधार कानून सुरक्षित हुए और एग्जाम से संबंधित देखें तो 29वां संशोधन जो था ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था और केरल के भूमि सुधार कानूनों को इसमें डाला गया था। 30वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1972 में ही आया, इसमें क्या था विषय कि अपीलों का जो अधिकार था, अपील का अधिकार सीमित कर दिया गया। संशोधन से पहले क्या था कि भूमि अधिग्रहण मामलों में उच्चतम न्यायालय तक अपील की जा सकती थी, लेकिन संशोधन के बाद में क्या किया गया कि अपील की जो सीमा तय हुई और इसका प्रभाव ये हुआ कि न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में कमी आई। नहीं तो मुकदमे बढ़ते ही जा रहे थे और बहुत समस्या होती जा रही थी। इस प्रकार से क्या हुआ मित्रों की प्रशासनिक प्रगति होने लगी। अब देखते हैं हाई लेवल एग्जाम समरी में अगर देखें तो जो 24वां, 25वां और 29वां संशोधन था ये सबसे अधिक पूछा जाता है। मतलब 24वां, 25वां और 29वां संशोधन सबसे अधिक पूछा जाता है। 26वें में प्रीवी पर्स यानी राजतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और मित्रों क्या हुआ? 23वें संविधान संशोधन में SC/ST के आरक्षण का विस्तार। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि है 1973 में आया था मित्रों। इस संशोधन से पहले इसमें क्या था और संशोधन के बाद क्या हुआ, ये सब देखेंगे।
तो संशोधन से पहले लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो थी ये कितनी थी मित्रों? तो 525 थी। कितनी थी? 525 थी। जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी प्रतिनिधित्व सीमित था लोकसभा में, मतलब कुल 525 सीटें थी। लेकिन संशोधन में क्या बदला, ध्यान रखना, 1973 से फिर संशोधन में बदलाव क्या हुआ कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो अधिकतम 545 कर दी गई। 525 राज्यों से और 20 कहाँ से लाया गया? केंद्र शासित प्रदेशों से। मतलब 525 राज्यों से लेकर के आए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से लाए। क्यों आवश्यक थी? क्योंकि 1971 की जनगणना के बाद जनसंख्या असंतुलन हुआ और बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता गया। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले जो बिंदु हैं मित्रों वो क्या है कि लोकसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545, जो कि अब स्थगित है। देखिए कुल मिलाकर के 552 सदस्य मैक्सिमम हो सकते थे, जिसमें से 7 सीटें दी गई थी पीओके को। कितनी दी गई थी? 7 सीटें जो पीओके में है वहाँ पर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के 545 ही होता था। लेकिन जो लोकसभा में आरक्षण था आंग्ल भारतीय का, उसको समाप्त कर दिया गया मित्रों। तो अब 543 सीट ही वर्तमान में है। इसके बाद में मित्रों हम लोग देखते हैं ये संशोधन जो था लोकसभा संरचना से संबंधित रहा है। 32वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1973 में आया, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन हुआ। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? तेलंगाना आंदोलन हुआ और क्षेत्रीय असंतोष फैल गया, रीजनल इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं। इसी वजह से इस संविधान संशोधन को लाना आवश्यक हो गया। संशोधन के प्रावधान क्या था मित्रों? संशोधन का प्रावधान ये था कि अनुच्छेद 371D और 371E जोड़े गए, जिसमें क्षेत्रीय पीठ की व्यवस्था की गई, जो बेंचेस बोलते हैं उसकी व्यवस्था की गई। शिक्षा और रोजगार में क्षेत्रीय प्राथमिकता मिला। और क्या हुआ मित्रों? इसका प्रभाव ये रहा कि तेलंगाना जो क्षेत्र था इसको विशेष संरक्षण मिला। हालांकि 2 जून 2014 से तेलंगाना को अलग राज्य भी बना दिया गया, लेकिन उस समय इसे विशेष संरक्षण दिया गया और बाद में यही आधार तेलंगाना राज्य 2014 का बना। मतलब जो हमने बताया ना कि 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, तो इसी आधार से बना था। परीक्षा बिंदु में देखें मित्रों तो 371D जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित एक विशेष अनुच्छेद है, मतलब स्पेशली ये आंध्र प्रदेश के लिए ही बनाया गया था। अब हम लोग देखेंगे मित्रों 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। पहले समस्या क्या थी, क्या कारण था? तो सांसदों से दबाव में इस्तीफे दिलवाए जाते थे। मतलब कोई भी सांसद था तो उससे दबाव में इस्तीफा दिलवा दिया जाता था, ले लिया जाता था, और संविधान में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नया प्रावधान क्या जोड़ा गया कि अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन हुआ। संशोधन ये हुआ कि कोई भी सांसद या विधायक अगर इस्तीफा देता है तो वो अपनी इच्छा से अगर दे रहा है तब तो ठीक है, उससे दबाव पूर्वक इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। मतलब स्वेच्छा से होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। लाभ इससे क्या हुआ कि राजनीतिक दबाव पर अंकुश बन गया। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी है, सरकार है, सत्ता में है पार्टी, अब विपक्ष क्या कर रहा है, उसकी सत्ता को गिराना चाहता है, तो कुछ सांसदों को, कुछ विधायकों को दबाववश या लालचवश उनसे क्या करता है, इस्तीफा दिलवा देता था और सरकारें गिर जाती थी। इस प्रकार से लोकतंत्र की सुरक्षा खतरे में थी, जो कि अब नहीं रह गई। इसके बाद मित्रों देखते हैं 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इसका उद्देश्य क्या था कि भूमि सुधार कानूनों को अदालतों से बचाना था। हालांकि भूमि सुधार कानून के लिए इसके पहले भी कई संशोधन किए गए हैं और यहाँ पर पुनः किया गया। तो इसमें किया क्या गया था मित्रों कि 20 से अधिक भूमि सुधार कानून पुनः, जो 20 से अधिक कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। और आपको पहले ही पता है कि 9वीं अनुसूची के कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। 9वीं अनुसूची का अर्थ क्या है कि इसमें डाले गए कानूनों पर मौलिक अधिकार लागू नहीं होगा, इसीलिए इसे न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा इस पर सीमित हो जाती है। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है और संविधान संशोधन की सुरक्षा को डाला गया है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1974 में आया, 1974 में आया। और इसमें क्या हुआ, सिक्किम की स्थिति पहले भारत का संरक्षित राज्य इसको बनाया गया।
मतलब सिक्किम में क्या था, भारत का एक संरक्षित राज्य था। लेकिन संशोधन में क्या हुआ कि अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। अनुच्छेद 2A में क्या हुआ कि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। एसोसिएट स्टेट का अर्थ होता है कि पूर्ण राज्य नहीं है, ये भारत से विशेष राजनीतिक संबंध रहेगा, ऐसा इसको बनाया गया। इसके पहले क्या था, इसके पहले था कि सिक्किम अलग था, लेकिन वो भारत का एक संरक्षित राज्य था, मतलब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की थी। और अब क्या हुआ कि अब इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, अर्थात भारत से इसका विशेष राजनीतिक संबंध दर्शाया जाने लगा, फिर भी अभी पूर्ण राज्य नहीं था। एक बार मित्रों सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। देखिए 35वें में उसको क्या किया गया, सिक्किम को 35वें में विशेष राजनीतिक संबंध भारत से दिखाया गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें एक निर्णायक परिवर्तन कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 2A को पुनः हटा दिया गया जो कि जोड़ा गया था, और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया मित्रों, 22वां राज्य संविधान संशोधन 36 के तहत। साथ ही में सिक्किम को लोकसभा में 1 सीट और राज्यसभा में 1 सीट दिया गया। मतलब अभी तक सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, लेकिन अब इसको क्या किया गया, भारत का राज्य का दर्जा दे दिया गया। परीक्षा बिंदु में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन से मिला, तो 36वें से मिला। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में देखते हैं मित्रों, क्षेत्र क्या है, अरुणाचल प्रदेश का। मुख्य प्रावधान क्या था कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पद को बनाया गया। मतलब इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा नहीं थी, मंत्रिपरिषद नहीं था, तो जब मंत्रिपरिषद ही नहीं था तो मुख्यमंत्री का पद भी नहीं था। परिणाम इससे क्या हुआ कि लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हो गई, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और बाद में 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में ही हुआ। ये क्या था मित्रों, तो ये एक आपातकाल से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन था। और क्या बदला इसमें, तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित हुआ राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा घोषित कर दिया गया, राज्य में भी आपातकाल हो गया, और वित्तीय आपातकाल फिलहाल अभी तक नहीं लगा है, लेकिन कह सकते हैं कि उस समय एक हिसाब से हर प्रकार का जो, मतलब 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत है, राज्य का आपातकाल जो कि अनुच्छेद 356 के तहत है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत है। तो ये प्रावधान इसमें जोड़े गए और स्पष्ट किया गया कि कैसा किस किस स्थिति में राज्य में आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ये चीज़ें उसमें बताई गई। कौन से में, 38वें में। न्यायालय में उस समय चुनौती नहीं दी जा सकती आपातकाल को। प्रभाव क्या हुआ कि कार्यपालिका की जो अत्यधिक शक्ति बन गई और नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई। बाद में मित्रों इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे कमज़ोर किया गया। इस बात को भी ध्यान रखना, अगले वीडियो में आपको 42वां 44वां ये सभी पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं मित्रों 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, जिसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव जो था वो विवाद में आ गया। अब जब इनका विवाद में आ गया तो संशोधन का प्रावधान लाया गया। तो क्या हुआ कि पीएम, प्रेसिडेंट, वीपी और स्पीकर के चुनाव को विवाद लिया गया, जिसमें उच्च न्यायालय में जाएगा या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएगा। संसद तय करेगी किसके किसके चुनाव को, प्रधानमंत्री का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, वीपी और स्पीकर के चुनाव के विवाद को ना तो उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, ये बताया गया। इसको कौन तय करेगी, तो इसको संसद तय करेगी। और इससे क्या हुआ प्रभाव कि न्यायपालिका की जो शक्ति थी वो बहुत ही सीमित हो गई। फिर अब हम लोग देखते हैं मित्रों कि जो 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, ये क्या था, तो ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ संशोधन था। इसमें मुख्य प्रावधान क्या हुए, मुख्य प्रावधान में समुद्री क्षेत्र था, महाद्वीपीय शेल्फ यानी कि जो कि उसका एक क्षेत्र कह सकते हैं, परिक्षेत्र कह सकते हैं, खनिज संसाधन थे, और केंद्र से ये सभी कहाँ आएंगे, यानी समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, खनिज संसाधन, ये सभी आएंगे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में, इनको ले आया गया।
साथ ही कई कानून यहाँ भी 9वीं अनुसूची में जोड़े गए। वन लाइनर वन लुक देख लेते हैं पूरा संशोधन 31 से लेकर के 40 तक। 31 में क्या है मित्रों, लोकसभा सदस्य की संख्या को बढ़ा करके 545 किया गया। 32 में क्या किया गया, आंध्र प्रदेश में विशेष प्रावधान, तेलंगाना क्षेत्र का विशेष संरक्षण हुआ। 33 में क्या हुआ कि सांसद को दबाव पूर्वक इस्तीफा नहीं दिलाया जा सकता है। 34 वाले में क्या हुआ मित्रों कि जो भूमि सुधार के कुछ कानून थे, लगभग 20 से अधिक कानून थे, उनको 9वीं अनुसूची में डाला गया। 35 में सिक्किम से भारत का विशेष राजनीतिक संबंध दिखाया गया। और 36 में क्या हुआ कि सिक्किम को नए राज्य का 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। 37 में क्या हुआ मित्रों कि अरुणाचल प्रदेश में कार्यपालिका, कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद और मंत्रिपरिषद, ये सभी चीज़ इसमें शामिल किए गए और विधानसभा शामिल किया गया। 38 में क्या हुआ मित्रों कि 38 और 39 को आपातकाल से संबंधित परिवर्तन था। इसके बाद में अगर हम देखें 40 तो ये राष्ट्रीय संसाधन से संबंधित परिवर्तन था। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको हम लोग 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं, ये 1976 में आया था मित्रों। हुआ क्यों, तो इसमें संशोधन से पहले कैसी व्यवस्था थी, जो सरकारी कर्मचारी थे, विशेष करके आईएएस हों या आईपीएस हों, ये जब रिटायर्ड हो जाते थे अर्थात सेवानिवृत्ति के बाद भी इनको किसी कार्य के लिए न्यायालय में घसीटा जा सकता था। न्यायालय में मतलब किसी भी काम के लिए इनको न्यायालय में क्या किया जाता था, बुला लिया जाता था। तो अब हुआ क्या, संविधान में क्या बदल दिया गया, अनुच्छेद 311 में संशोधन किया गया। और ये किया गया संशोधन कि राष्ट्रपति हो, राज्यपाल, केंद्र व राज्य सेवाओं के अधिकारियों को, मतलब जिसको हम लोग आईएएस आईपीएस या कहते हैं, इनसे जो भी अधिकारी सेवानिवृत्त हैं उन पर आधिकारिक कार्यों के लिए उन्हें न्यायिक कार्यवाही से संरक्षण दिया गया। क्यों ऐसा किया गया, ताकि अधिकारियों को निष्पक्ष निर्णय लेने का भयमुक्त वातावरण देने के लिए, मतलब वो अपना निष्पक्ष निर्णय ले लें, सरकार के दबाव में वो कोई भी गलत निर्णय ना लें, इसलिए ऐसा किया गया। परीक्षा के बिंदु में देखें मित्रों तो क्या है, 41वां संशोधन सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए है। अब हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। हालांकि इस संविधान संशोधन की सीरीज में मैंने सबसे पहले दिन यही पढ़ाया था मित्रों, आपको याद होगा, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पर मैं शार्ट में चलूँगा, उसमें पूरा विस्तृत था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मित्रों आया 1976 में, उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इसे ही कहा जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान, इसे ही कहा जाता है। ये सबसे व्यापक संशोधन क्यों है, मतलब सबसे ज़्यादा विस्तृत संशोधन, बड़ा संशोधन क्यों है, और इसे क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे अधिक अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ था। लगभग 59 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था, और उस समय इंदिरा गांधी जी पीएम थी अपने यहाँ की। यहाँ तक कि संविधान की जो आत्मा होती है वो भी प्रभावित हुई थी। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है मित्रों, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। तो इसमें प्रस्तावना भी प्रभावित हुई थी। प्रमुख परिवर्तन में देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो पहला परिवर्तन तो इसमें प्रस्तावना में किया गया, प्रेम्बल में शब्द कौन कौन से जोड़े गए मित्रों, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। दूसरा परिवर्तन हुआ कि इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो भाग 4A में और अनुच्छेद 51A, मतलब भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो रूस से लिया गया मित्रों। कहाँ से लिया गया, रूस से। इसके बाद में क्या किया गया मित्रों, तीसरा नंबर की शक्ति, जो न्यायपालिका है उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया, यानी संसद को संविधान संशोधन में सर्वोच्चता दे दी गई और न्यायिक समीक्षा को कमजोर किया गया। मतलब जैसे ये अधिकार होता है न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि वो किसी भी संशोधन का, किसी भी अधिनियम का न्यायिक समीक्षा कर सकता है, तो उसको सीमित कर दिया गया। केंद्र सरकार की शक्ति को थोड़ा बढ़ाया गया, मतलब राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ा दिया गया।
यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण के बजाय शक्तियों का केंद्रीकरण इसमें किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया। क्यों मजबूत किया गया? जैसे कि क्या हो सकता है कि मौलिक अधिकारों पर डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको प्राथमिकता दी गई, और परीक्षा में ये सबसे अधिक पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वां संशोधन को कहते हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वां संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। अब मित्रों चलते हैं अगले संशोधन पर, जिसको हम लोग 43वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में हुआ। 1976 में 42वां हुआ, 77 में कौन सा हुआ मित्रों? तो ये हुआ 43वां। पृष्ठभूमि क्या रही है? जो 42वां संशोधन हुआ उससे न्यायपालिका बहुत अधिक कमजोर हो गई थी। तो किया क्या गया कि संशोधन में बदलाव ये किया गया कि अनुच्छेद 31D को हटा दिया गया और उच्च न्यायालय की शक्तियां वापस कर दी गई। मतलब हाई कोर्ट की जो शक्तियां थीं उसे वापस किया गया और अनुच्छेद 31D को पुनः यहाँ से हटा दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य ये था मित्रों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करना था। परीक्षा बिंदु अगर देखें तो 43वां संविधान संशोधन क्या है मित्रों? न्यायिक शक्ति की बहाली है। क्या है? न्यायिक शक्ति की बहाली है। अगला देखते हैं मित्रों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978। 1978 में क्या हुआ मित्रों? लोकतंत्र का रक्षक संशोधन इसे कहा जाता है। जो 42वां में किया गया, बहुत सारी गड़बड़ी की गई, उसका ये रक्षा करने के लिए इसे किया गया। अब यहाँ पर सरकार बदल चुकी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुकी थी। अब आए मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब पीएम बने तो जो उन्होंने आपातकाल से पहले सरकार जब चाहे आपातकाल लगा सकती थी, मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि संशोधन में बदलाव किया और अनुच्छेद 352 यानी आपातकाल के जो नियम थे उसको थोड़ा सा कड़ा कर दिया, कुछ उसमें स्थिति दे दी। और स्थिति के साथ साथ क्या किया मित्रों कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अब मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर दी, कि मतलब राष्ट्रपति तभी संतुष्ट होगा जब मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगा। अनुच्छेद 19 में केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण जो था इसको निलंबित किया गया। बड़ा परिवर्तन हुआ। बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के तहत। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है उसको बहाल कर दिया गया कानूनी अधिकार के रूप में, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में उसको नहीं किया गया। परीक्षा बिंदु देखें मित्रों तो लोकतंत्र की सुरक्षा किसे कहते हैं? 44वें संशोधन को कहते हैं। देखते हैं 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। 45वां संविधान संशोधन 1980 क्या कह रहा है? उद्देश्य इसका क्या है मित्रों? अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इनके लिए आरक्षण को बढ़ाना था। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाना था। परिवर्तन क्या हुआ? इसमें क्या बदलाव आया? तो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में जो SC/ST आरक्षण की अवधि 1980 से 1990 तक इसमें क्या किया गया मित्रों? बढ़ा दिया गया। SC और ST के आरक्षण की अवधि को 1980 से 1990 तक बढ़ाया गया, जो कि 1980 में समाप्त हो रहा था, उसे बढ़ाया गया। परीक्षा बिंदु में देखें तो आरक्षण अवधि विस्तार 45वें संविधान संशोधन से किया गया। सभी लोग मित्रों क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको आप शेयर भी करते रहिए। हम लोग देखते हैं 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982 में क्या समस्या क्या थी? क्यों बदला गया? तो बिक्री कर से बचने के लिए व्यापारी वर्ग क्या कर रहे थे कि कानूनी चालें चलते थे, कानूनी दांव पेच खेलते थे कि ताकि उन्हें बिक्री कर ना देना पड़े। तो संशोधन में क्या बदलाव किया गया कि जो अनुच्छेद 366 था उसमें संशोधन किया गया, यानी सेल की परिभाषा, बिक्री की परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य जो थे उन्हें कर वसूलने की, टैक्स वसूलने की शक्ति प्रदान की गई। परीक्षा बिंदु यानी सेल टैक्स में सुधार कहाँ हुआ मित्रों? तो 46वें संशोधन से होता है। अब 47वां संशोधन अधिनियम क्या है? 1984 में आया। उद्देश्य इसका क्या था कि भूमि सुधार कानून, कुछ और कानून बनाए गए थे भूमि सुधार के लिए, और उसमें थोड़ा सा भूमि सुधार कानून में क्या हुआ मित्रों? उसमें थोड़ा सा सुरक्षा अधिक दी गई। क्या किया गया कि जो कुछ कानून भूमि सुधार वाले थे इनको
पुनः 9वीं अनुसूची में फिर से उठा करके, मतलब 9वीं अनुसूची में इनको उठा करके, जितने भी भूमि सुधार कानून बने उनको 9वीं अनुसूची में उठा करके डाल दिए गए। परीक्षा बिंदु अगर हम लोग देखें तो परीक्षा बिंदु क्या कहता है मित्रों कि भूमि सुधार प्लस 9वीं अनुसूची जो थी इसके लिए 47वां संशोधन किया गया। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 का उद्देश्य था अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाना। क्या उद्देश्य था मित्रों? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाना। परिणाम ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1987 से ही लागू किया गया। 84 में हुआ लेकिन 87 से इसको लागू किया गया और अरुणाचल प्रदेश 48वें संविधान संशोधन के तहत एक राज्य बन गया। 49वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 उद्देश्य क्या है मित्रों? त्रिपुरा में जनजातीय स्वशासन, स्वशासन मतलब आप समझ सकते हैं जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर निकाय हो गए, तो इसके लिए त्रिपुरा में ये लागू करने के लिए किया गया था। परिवर्तन क्या हुआ? जो 371F है उसमें संशोधन हुआ और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया। परीक्षा बिंदु देखें तो ट्राइबल ऑटोनॉमी जो था ये क्या है मित्रों? 49वां संविधान संशोधन से था। 50वां अगर हम लोग देखें तो 50वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका है 1984 में ये भी हुआ। और क्यों हुआ? उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र बलों की जो सेवा शर्तें थीं उसमें परिवर्तन किया गया था। बदलाव क्या हुआ कि संसद को ये अधिकार दिया गया कि सैन्य व अर्धसैनिक बलों के अधिकार सीमित करने के लिए। और क्या हुआ? परीक्षा बिंदु अगर इसमें देखें तो आर्म्ड फोर्स डिसिप्लिन जो है ये 50वें संविधान संशोधन के तहत आया। एक नज़र में पूरा इसको क्वाइक रिवीजन कर लेते हैं। 41वां संविधान संशोधन सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा, जो रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी थे उन्हें जब न्यायालय में घसीटा जाता था तो उनको थोड़ा सा सुरक्षा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 43वां संविधान संशोधन किस लिए था मित्रों? तो न्यायपालिका की बहाली के लिए था। 44वां संविधान संशोधन आपातकाल पर नियंत्रण है। और 45वां क्या है? SC ST आरक्षण का विस्तार है। अच्छा एक चीज़ और है, 44वें में मित्रों जो बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे लोकसभा की जो कार्यकाल था लोकसभा और विधानसभा का उसको भी घटाया गया। आपातकाल ऐसे नहीं लग सकता, उसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई। तो और मौलिक अधिकार पूरी तरीके से सभी मौलिक अधिकार नहीं निलंबित होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तन की गई जो 42वें में किया गया था। 46वां संविधान संशोधन है बिक्री कर से संबंधित। 47वां किस लिए मित्रों? तो भूमि सुधार है। और 48वां अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ, 1987 से लागू हुआ। 49वां है त्रिपुरा की स्वायत्तता, यानी त्रिपुरा में जो जनजातीय स्वायत्तता थी उसको यहाँ पर किया गया। इस प्रकार से मित्रों 50वां जो है ये सशस्त्र बल के लिए। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 पृष्ठभूमि क्या थी या ये क्यों लाया गया? तो कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी होते हुए भी लोकसभा में SC आरक्षण उपलब्ध नहीं था। उत्तर पूर्वी राज्य मतलब उधर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं, तो ऐसे कुछ राज्य थे जहाँ पर SC आरक्षण नहीं था, जबकि वहाँ पर SC की सूची थी और मतलब जातियाँ थीं लोकसभा में, फिर भी उनका कोई भी आरक्षण नहीं था। तो इसमें अनुच्छेद कौन कौन से संशोधित हुए मित्रों? तो संशोधित अनुच्छेद इसमें है अनुच्छेद 330। कौन सा है? अनुच्छेद 330 है। अच्छा 330 में क्या किया गया? लोकसभा में उनको आरक्षण दिया गया। मुख्य प्रावधान में क्या हुआ कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां थीं, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित किया गया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन आया और उत्तर पूर्व की सामाजिक विविधता को मान्यता मिल गई। परीक्षा तथ्य क्या है मित्रों? यह संशोधन केवल लोकसभा से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना है। विधानसभा में बिल्कुल भी नहीं किया गया था, केवल और केवल लोकसभा में किया गया था। अगला आप लोग देखेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में क्या है मित्रों? एंटी डिफेक्शन लॉ।
पृष्ठभूमि क्या है? 1967 से 84 के बीच में दल बदल से सरकारें अस्थिर हो रही थी। मतलब कोई भी सांसद जीतने के बाद अपना दल बदल लेता था, पार्टी बदल लेता था, तो उससे सरकार गिर जाया करती थी। अब इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल की परिभाषा को रखा गया और स्वेच्छा से दल छोड़ने की बातों को शामिल किया गया। पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान, ये 3-4 चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई। अपवाद क्या है? मूल कानून में, मतलब अगर 1/3 सदस्यों का विभाजन, जो कि बाद में हटा दिया गया था, निर्णय लेने वाला होना चाहिए। अब लोकसभा या विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये क्या करता है? इसका निर्णय यही लेता था। अब संशोधन फिर इसमें क्या हुआ मित्रों कि 91वां संशोधन 2003 में विभाजन की छूट को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये था कि अगर आपको दल बदलना है तो कम से कम 1/3 सदस्य होने चाहिए। हालांकि बाद में जो छूट थी इसको समाप्त किया गया और आलोचना क्या हुई कि इस स्पीकर की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा। मतलब अब कोई भी ऐसे स्वतंत्र रूप से दल नहीं बदल सकता है, पार्टी अपनी नहीं बदल सकता है इतनी आसानी से। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ कि लोकतांत्रिक मतभेद पर रोक लगा और सरकारें स्थिर रहने लगी। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, जिसमें क्या है मित्रों? संबंधित राज्य आ जाते हैं। संबंधित राज्य में क्या है? तो मिजोरम है। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 371 जी। क्या है? मिजोरम को एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया। संसद के कानून तब तक लागू नहीं होंगे जब तक वहाँ पर विधानसभा मंजूरी ना दे दे। वहाँ पर एक विशेष अधिकार दे दिया गया कि कोई भी कानून अगर संसद बनाती है तो हालांकि पूरे देश में वो लागू हो जाता है, लेकिन मिजोरम में तब तक लागू नहीं होता जब तक कि मिजोरम की विधानसभा उस पर सहमति न दे देती, संतुष्ट न हो जाती। जैसे अब इसमें क्या धार्मिक प्रथाएं हैं, मिजो सामाजिक रिवाज है और भूमि स्वामित्व है। महत्व क्या हुआ? यानी जो क्षेत्रीय अस्मिता थी उसकी संवैधानिक सुरक्षा दी गई। भाई जैसे धर्म की बात आई, मिजो त्यौहार की बात आई, भूमि मालिकाना हक की बात आई, तो इस सब में क्षेत्रीय अस्मिता की संवैधानिक सुरक्षा हुई और विद्रोह से शांति की ओर लोग प्रस्थान करने लगे। जो अभी तक विद्रोह चल रहा था वो समाप्त कर दिया गया। अगला संविधान संशोधन अधिनियम है 54वां संशोधन, जो कि 1986 में आया। संशोधित अनुच्छेद इसमें क्या है मित्रों? मतलब अनुच्छेद 125 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको क्यों किया गया? और अनुच्छेद 221 को संशोधित किया गया, जो कि उच्च न्यायालय है। मुख्य प्रावधान क्या था इसमें? भाई अनुच्छेद 125 और 221 जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। इसमें प्रावधान ये किया गया कि न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई और संसद को वेतन तय करने का अधिकार दे दिया गया कि मतलब न्यायाधीश का वेतन अब संसद तय कर सकती थी। महत्व ये हुआ कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा अधिक उसकी सुरक्षित हो गई। अब देखते हैं मित्रों 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। 55वां का उद्देश्य क्या रहा है? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। जोड़ा गया अनुच्छेद क्या है मित्रों? तो 371 एच है। 371 एच है। इसमें राज्यपाल के विशेष अधिकार हुए हैं, कानून व्यवस्था पर राज्यपाल का विशेष नियंत्रण हुआ है, यानी और इसे 24वां राज्य 1987 से मान लिया गया है। अब चलते हैं 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। उससे पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी करते रहिए। 56वां संशोधन कह रहा है मित्रों 1987 में हुआ। उद्देश्य क्या है इसका? कि गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या हुआ मित्रों? गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके पहले ये पूर्ण राज्य नहीं था और परिणाम ये हुआ कि 25वां राज्य से बनाया गया। क्या बनाया गया? 25वां राज्य। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। महत्व ये हुआ कि भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को इससे मान्यता मिली। 57वां देखते हैं मित्रों। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में ही हुआ। संशोधित अनुच्छेद कौन सा था? तो इसमें अनुच्छेद 332 को संशोधित किया गया। किस लिए किया गया? उत्तर पूर्वी राज्यों में जो एसटी आरक्षण था,
शेड्यूल ट्राइब का उसको क्या किया गया मित्रों, यानी अनुसूचित जनजाति का उसको विस्तारित किया गया, और प्रभाव ये हुआ कि जनजातीय समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने लगी। इसके बाद में 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 जोड़ा गया। अनुच्छेद है 394A। इसमें होता क्या है, 394A में क्या जोड़ा गया कि संविधान को हिंदी पाठ अधिकृत घोषित किया गया। इसके पहले संविधान जो लिखा गया था इंग्लिश में था और इसको हिंदी वर्जन नहीं था और अधिकृत नहीं घोषित किया गया था। अंग्रेजी के समान ही इसके हिंदी वर्जन को भी मान्यता दे दिया गया 58वें संविधान संशोधन से 1987 में। और महत्व ये हुआ कि राजभाषा हिंदी को संवैधानिक सशक्तिकरण मिला। 59वां देखते हैं मित्रों। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ। पृष्ठभूमि ये था कि पंजाब में बहुत ज़्यादा उग्रवाद था। तो जब पंजाब में बहुत ज़्यादा उग्रवाद था तो इसमें अनुच्छेद 356 और 360। अनुच्छेद 356 क्या है मित्रों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 359 भी कह सकते हैं, आपात से ही संबंधित है। प्रावधान ये हुआ कि पंजाब में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा उग्रवाद था, और राष्ट्रपति शासन को वहाँ पर और अधिक कठोर बना दिया गया। अब स्थिति ये हुई कि 63वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पुनः निरस्त भी कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और परीक्षा ट्रिक ये है कि एकमात्र संशोधन जो राज्य विशेष था और बाद में निरस्त भी हुआ। भाई जो आपका 59वां संविधान संशोधन है ये स्पेशली पंजाब के लिए आया था, तो राज्य विशेष था, और बाद में इसको 63वें के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया, तो ये भी आपका हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखना। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ मित्रों। संशोधित अनुच्छेद कौन सा था, तो 276 है। 276 में क्या किया गया, मुख्य प्रावधान ये हुआ कि जो पेशा कर था यानी कि इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, वो पहले 250 रुपये था और बाद में क्या हुआ 2500 रुपये हो गया। महत्व ये हुआ कि राज्यों के राजस्व में वृद्धि हुई और वित्तीय संघवाद और अधिक मजबूत हुआ। चलिए एक लाइन में ऐसे देख लेते हैं कि 52वां संविधान संशोधन था दल बदल विरोधी, 53वां था मिजोरम विशेष, और 55वां था अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, 56वें में गोवा राज्य को दिया गया, 55 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 24वें राज्य के रूप में, और गोवा को 25वें राज्य के रूप में 56वें के द्वारा दर्जा दिया गया। 58वां संविधान संशोधन जो था इसके तहत हिंदी में संविधान को लाया गया, और 59वें में पंजाब में आपातकाल लगा, और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 क्या है मित्रों, उद्देश्य इसका क्या है, क्यों किया गया, तो मतदान की जो न्यूनतम आयु थी उसे कम करना था। यानी 1988 से पहले मित्रों मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी और इसको क्या करना था, घटाना था। तो इसको घटाने के लिए जो संशोधित अनुच्छेद हुआ जिसमें परिवर्तन किया गया वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 326 है। कौन सा है मित्रों, तो अनुच्छेद 356 है, और मुख्य प्रावधान रहा है मतदान की आयु, जिसको घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। कितना, 21 वर्ष से घटाया गया और 18 वर्ष किया गया। महत्व इसका ये रहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी दी गई। साथ ही साथ मित्रों लोकतंत्र का विस्तार भी हुआ है, लोकतंत्र का विस्तार हुआ। परीक्षा तथ्य में अगर हम लोग देखें तो यह संशोधन मताधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मताधिकार से संबंधित है। इसके बाद में देखते हैं मित्रों 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। उद्देश्य इसका क्या है मित्रों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण की अवधि को बढ़ाना है। मतलब जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति थी उसका आरक्षण कई बार बढ़ाया गया है, 10-10 साल करके बढ़ाया जाता रहा है। पुनः यहाँ पर भी वही चीज़ किया गया, इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, और जो मुख्य प्रावधान ये था कि लोकसभा और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण की अवधि जो थी ये 10 वर्ष और बढ़ाई गई, जो कि 1990 में समाप्त हो रहा था, इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया। महत्व इसका ये हुआ मित्रों कि सामाजिक न्याय की निरंतरता बनी रही। अब देखते हैं हम लोग कौन सा, अब देखते हैं 63वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में आया है। उद्देश्य इसका रहा कि जो 59वां संविधान संशोधन था उसको समाप्त करना था। क्या था कि पंजाब में
विशेष प्रकार का आपात लागू किया गया था 59वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 63वें में इसे क्या किया गया मित्रों, तो 63वें में इसे समाप्त किया गया। परिणाम ये हुआ कि पंजाब में जो लागू विशेष आपातकालीन प्रावधान थे उसे समाप्त कर दिया गया, और कह सकते हैं कि ये संशोधन निरसन से संबंधित है। अगला देखते हैं 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसमें क्या है मित्रों, उद्देश्य रहा जो SC/ST की आरक्षण थी इसकी अवधि को फिर से बढ़ाया गया, 62वें में बढ़ाया गया और फिर से यहाँ पर बढ़ा दिया गया। संशोधित अनुच्छेद क्या रहा, 334 ही रहा है, और 10 वर्ष इसमें पुनः जोड़ा गया है। 65वां देखते हैं मित्रों, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसका उद्देश्य रहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक सशक्त संवैधानिक निकाय जिसको हम लोग कह सकते हैं कि SC/ST आयोग का गठन किया गया, और इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338। कौन सा अनुच्छेद मित्रों, 338 जोड़ा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना इससे की गई, अर्थात SC/ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक आयोग बना दिया गया। बाद का विकास इसमें हुआ, और 89वें संविधान संशोधन से 2003 में SC और ST आयोग को अलग अलग कर दिया गया। देखिए जब ये 90 में बना, यानी 89 था कि 90 था, हाँ ये मित्रों आपका जो है 90 में जब ये बना तो ये एक साथ बनाया गया, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसके आयोग को अलग अलग कर दिया गया। अब देखते हैं 66वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1990 में आया। एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए और इसे शेयर भी करते रहिए। 66वां कह रहा है, इसका उद्देश्य था मित्रों कि भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा देना। क्या रहा इसका उद्देश्य, तो जो भूमि सुधार कानून थे, कुछ और कानून थे, उनको यहाँ पर पुनः संवैधानिक सुरक्षा दी गई। संशोधित अनुसूची अगर देखें तो 9वीं अनुसूची है। कौन सी है मित्रों, 9वीं अनुसूची है, और महत्व क्या है कि इसका न्यायिक समीक्षा से संरक्षण। आपको पहले से ही पता है कि 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है, मतलब ये अनुच्छेद 31B में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अब देखते हैं 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। 67वें का उद्देश्य मित्रों कि पंचायतों में जो आरक्षण था उसे जारी रखना था, और पंचायतों में आरक्षण को जारी रखने के लिए यहाँ पर पुनः 334 नंबर के अनुच्छेद में संशोधन किया गया, और पंचायतों में SC/ST आरक्षण की जो अवधि थी इसको विस्तारित किया गया। अगला संविधान संशोधन देखते हैं, तो अगला है 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। उद्देश्य इसका है मित्रों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित तकनीकी सुधार था उसको करना था इसमें, और इसलिए अनुच्छेद 54 और 55 में यहाँ पर संशोधन किया गया। महत्व ये था कि चुनावी प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सुचारू बनाना था। फिर देखते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। उद्देश्य क्या है, दिल्ली को विशेष दर्जा देना, यानी जोड़ा गया अनुच्छेद इसमें है 239 AA। कौन सा मित्रों, 239 AA। मुख्य प्रावधान की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR अब इसको लिखा जाता है NCR, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को बनाया गया, और विधानसभा और मुख्यमंत्री की इसमें व्यवस्था भी की गई। शक्तियों में देखें तो पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था ये किसके पास है, केंद्र के अधीन है। भले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल हो गए, लेकिन अभी भी पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था को केंद्र के अधीन ही रखा गया। परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है 69वां संविधान संशोधन। साथ ही साथ मित्रों अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या हुआ मित्रों, उद्देश्य इसका था कि राष्ट्रपति चुनाव में जो NCT दिल्ली व पुडुचेरी को भी शामिल करना था। इसके पहले इसमें नहीं शामिल होते थे, लेकिन अब शामिल किया गया। संशोधित अनुच्छेद 54 रहा जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और मुख्य प्रावधान है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को इसमें शामिल किया गया राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में। थोड़ा सा हम लोग क्वाइक रिवीजन देख लेते हैं मित्रों। क्वाइक रिवीजन में क्या है कि संशोधन है, मुख्य विषय क्या है, तो 61 जो संविधान संशोधन 61 नंबर है, ये मतदान की आयु को 18 वर्ष किया गया था। इसमें 62, 64 और 67 को देखें तो
SC/ST के आरक्षण में विस्तार किया गया। कहीं लोकसभा में तो कहीं पंचायतों में, कहीं नौकरी पेशाओं में। 63वां कह रहा है कि 59वें संविधान संशोधन को निरस्त किया गया। 59वें संविधान संशोधन में पंजाब में विशेष प्रकार का आपातकाल घोषित किया गया था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम देखें मित्रों तो SC/ST आयोग की स्थापना हुई। 66वें में 9वीं अनुसूची में थोड़ा सा विषयों को डाला गया और उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। 69वें में दिल्ली को राज्य जैसा दर्जा दिया गया, अर्थात वहाँ पर भी विधानमंडल और मुख्यमंत्री की व्यवस्था हुई। 70वें में राष्ट्रपति चुनाव में विस्तार हुआ, अर्थात दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया। परीक्षा उपयोगी सुपर ट्रिक्स में देखें तो वोटिंग एज 61वें में घटाई गई है। दिल्ली स्पेशल स्टेट का अगर दर्जा दिया गया तो वो 69वें में दिया गया है। SC/ST कमीशन यानी आयोग का जो गठन हुआ है वो 65वें संविधान संशोधन से हुआ है। और 9th शेड्यूल प्रोटेक्शन मतलब 9वीं अनुसूची की अगर सुरक्षा देखें तो 66वें संविधान संशोधन से हुआ है। इस प्रकार से मित्रों अगर हम लोग 10-10 के सेट से करते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब आपको 10-10 का सेट तुरंत याद हो जा रहा है, रिवाइज हो जा रहा है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए 71वां आया मित्रों 1992 में, और इसका उद्देश्य क्या था कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची में कुछ नई भाषाओं को शामिल करना था। आप लोगों ने देखा था 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं आई मित्रों तो कोंकणी आई 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसको मैतेई भी कहते हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। परिणाम क्या हुआ या इसका क्या लाभ हुआ, तो परिणाम ये हुआ कि 15 वहाँ पर हुआ था, 3 इसमें जुड़ा, तो भाषाओं की संख्या बढ़ करके अब 18 हो गई। और क्या हुआ मित्रों, जो भाषाई विविधता थी उसको संवैधानिक मान्यता भी मिला। यानी 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखना। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, प्रारंभ में 14 भाषा थे। 21वें संविधान संशोधन से आप लोगों का आया 15वां भाषा सिंधी, और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 आपका आया 71वें भाषा से। टोटल हो गए 18 1992 तक। अगला देखते हैं मित्रों 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। उद्देश्य इसका क्या रहा है कि राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति हों और राज्यपाल की सेवा शर्तों में संशोधन करना था। संशोधन में क्या हुआ मित्रों, मुख्य प्रावधान में कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पुनः नियुक्ति पर पेंशन की स्पष्ट व्यवस्था हो गई कि अगर मान लो उनके जो नियुक्ति होती है तो उस पर उन्हें पेंशन मिलेगी। सेवा लाभों को और अधिक स्पष्ट किया गया। यह संशोधन प्रशासनिक अस्पष्टता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में मित्रों अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार वाला, मतलब ज़रूर पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में केवल यही एक टॉपिक भी सम्मिलित कर लिया जाता है। फिलहाल पंचायती राज व्यवस्था आपको हम बहुत विस्तृत पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप संशोधन में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बस इतना जान लीजिए कि इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। मुख्य प्रावधान इसमें क्या क्या जुड़े मित्रों, तो भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें महिलाओं के लिए पहली बार 33% का आरक्षण चुनाव में पहली बार लगाया गया महिलाओं के लिए मित्रों। और राज्य निर्वाचन आयोग का क्या हुआ, स्थापना की गई। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, 73वां संविधान संशोधन से। और भारत में लोकतंत्र की जड़ें और भी अधिक मजबूती प्राप्त कर ली। अगला देखते हैं मित्रों जो कि 74वां संविधान संशोधन है, तो 73वां 74वां साथ साथ चल रहा था। ये भी 1992 में हुआ और ये भी बहुत पूछा जाता है। इसमें नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी नगर निगम कह सकते हैं या नगर निकाय कह सकते हैं। मुख्य प्रावधान देखें कि इसमें क्या क्या जुड़ा है मित्रों, तो इसमें जुड़ा है भाग 9A। भाग 9A में अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 ZG तक, मतलब 243 पी से 243 ZG तक इसमें जोड़ा गया, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत यानी 3 प्रकार की व्यवस्था की गई। और इसमें भी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण रखा गया। हुआ क्या इससे कि जो शहरी स्वशासन थी उसकी नींव
पड़ गई। अगला है मित्रों 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। उद्देश्य इसका रहा SC/ST आयोग की संरचना में सुधार हुआ है। क्या हुआ है? SC/ST आयोग की संरचना में सुधार हुआ। मुख्य प्रावधान क्या है मित्रों? तो मुख्य प्रावधान ये रहा है कि राष्ट्रीय SC/ST आयोग के कार्य और शक्तियों का विस्तार किया गया। बाद में 89वें संशोधन से अलग अलग आयोग बने। ध्यान रखिए, SC/ST आयोग कल मैंने पढ़ाया था कि कौन से संशोधन से बने हैं। मैंने उस समय भी बताया था कि 89वें में अलग अलग बना है, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन से संशोधन से SC/ST आयोग की स्थापना हुई थी। यहाँ पर मित्रों 75वें से केवल उसके कार्य और शक्तियों में विस्तार हुआ है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए और देखते हैं हम लोग 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। ये किस लिए हुआ मित्रों? तो इसका उद्देश्य था कि जो तमिलनाडु में 69% आरक्षण लगाया गया था, और उस आरक्षण को क्या हुआ था मित्रों? संवैधानिक संरक्षण दिया गया था। और मुख्य प्रावधान, खास बात यह है कि उस आरक्षण को संवैधानिक मान्यता देने के लिए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में क्या होता है मित्रों कि उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती है, और आरक्षण से संबंधित ये सबसे चर्चित संशोधन रहा, क्योंकि 69% आरक्षण यहाँ पर लागू किया गया था। अगला है मित्रों 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995, इसका उद्देश्य था SC/ST को पदोन्नति में भी आरक्षण देना। देखिए, SC/ST के लिए बहुत प्रकार के आरक्षण की पहले ही व्यवस्था थी, अब पदोन्नति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। और मुख्य प्रावधान ये हुआ कि अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया और पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति सिद्ध कर दी गई। न्यायपालिका में इससे जुड़े कई निर्णय भी लिए गए। अगला है मित्रों 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इसमें क्या हुआ है? तो इसका उद्देश्य था 9वीं अनुसूची को पुनः और वैध बना देना, और मुख्य प्रावधान ये हुए कि भूमि सुधार से जो जुड़े हुए कानून थे, पुनः कई कानून इसमें जोड़े गए, और भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानूनों को इसमें डाल दिया गया। अगला है मित्रों 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। उद्देश्य इसका रहा कि SC/ST के आरक्षण की जो अवधि थी उसको फिर से बढ़ाना था, और आपको पता है कितनी बढ़ती है? जब भी बढ़ी है तो सीधे सीधे 10 साल बढ़ी है। कितनी बढ़ी है मित्रों? तो 10 साल। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। हर 10 वर्ष में यह संशोधन होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि 89 में हुआ था, आज आप लोग पढ़ रहे हैं 1999 में हुआ है। कौन सा संशोधन? 79वां। देखते हैं 80वां संशोधन। 80वां संशोधन अधिनियम 2000। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 जो है मित्रों, उद्देश्य इसका क्या है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में सुधार करना था। तो मुख्य प्रावधान क्या है? मुख्य प्रावधान ये हुआ मित्रों कि करों की साझेदारी प्रणाली में बदलाव किया गया, राज्य को करों में अधिक हिस्सा दिया गया, और वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। चलिए, इस 10 संशोधन को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में, संक्षेप में, तेजी के साथ, यानी परीक्षा के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। 73वां व 74वां संविधान संशोधन मित्रों किसके लिए था? अस्थायी स्वशासन के लिए। 76वां संशोधन किस लिए है? तो 69% आरक्षण जो कि तमिलनाडु में दिया गया उसके लिए है। 77वां संशोधन जो हुआ मित्रों, पदोन्नति में SC/ST आरक्षण के लिए किया गया, और 80वां संशोधन वित्तीय संघवाद के लिए किया गया। तो ये 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 मतलब सन 2000 में विषय क्या है मित्रों? तो विषय है बैकलॉग रिक्तियाँ, मतलब बैकलॉग वैकेंसीज। बैकलॉग क्या है? मतलब जैसे जो चीज़ें SC/ST आरक्षण के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लिए और आरक्षण के कारण जो रिक्तियां थी उनको भरने के लिए स्पेशल ये किया गया था। देखिए, एक बार भर्ती निकला, उसमें आरक्षण दिया गया, और उसे जब उसमें खाली रह गया पद, उसको नहीं भरा जा सका, तो फिर से उसको केवल उसी को भरने के लिए सरकार ने इस संशोधन को किया। पृष्ठभूमि क्या है मित्रों? SC/ST के लिए आरक्षण तो था, परंतु
पिछले वर्षों की रिक्तियां भरी नहीं जा पा रही थी। आरक्षण था लेकिन पिछले वर्ष की जो रिक्तियां थी, खाली थे पद, उनको भरे नहीं जा पा रहे थे। तो इसलिए उसमें क्या व्यवस्था की गई, 50% की जो आरक्षण की सीमा है, ये एक बहुत बड़ी बाधा थी। जैसे भाई कोई भी पद निकलेगा तो उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं लागू हो सकता है। तो उस बाधा को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, पुराना प्रावधान जो था कि अनुच्छेद 16 के 4 मतलब अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण था और सभी रिक्तियां एक ही वर्ष की 50% सीमा में गिनी जाती थी। नया प्रावधान क्या जोड़ा गया कि अनुच्छेद 16(4)B जोड़ा गया। पिछले वर्षों की जो रिक्तियाँ थी उनको बैकलॉग का नाम दिया गया और उनको अलग से जोड़ा गया। मतलब जो जैसे मान लीजिए जितना पद आ रहा है उसमें 50% तो है ही, प्लस उनको बैकलॉग रिक्तियों को मिला करके बढ़ा दिया गया। अब वर्तमान वर्ष की जो रिक्तियाँ थी उसको वो अलग से मानी जाएंगी और बैकलॉग पर 50% की सीमा लागू नहीं होगी, ऐसा विशेषता किया गया। और उद्देश्य ये था कि SC/ST को वास्तविक प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात किसी भी प्रकार से उनको आगे लाया जाए, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और दूसरा उद्देश्य क्या था कि वर्षों से जो खाली पद थे उन्हें भर लिया जाए। न्यायिक पक्ष क्या हुआ कि 50% की सीमा भी समाप्त नहीं हुई, केवल बैकलॉग में ही तो उनको बाहर किया गया, बाकी 50% की सीमा समाप्त नहीं हुई। ये छूट केवल और केवल बैकलॉग के लिए किया गया। एग्ज़ाम फैक्ट देखें मित्रों तो 50% की सीमा अभी भी संवैधानिक सिद्धांत है। अब अगला हम लोग देखते हैं 82वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। विषय क्या है कि पदोन्नति में योग्यता में छूट होना चाहिए और पृष्ठभूमि क्या है, SC/ST की कर्मचारियों में जो पदोन्नति होती है उसमें योग्यता में छूट दिया गया। यानी न्यूनतम अंक जो था, उस न्यूनतम अंक या योग्यता के कारण ये लोग पीछे रह जाते थे, कभी उस अंक तक नहीं पहुंच पाते थे अधिकांश लोग SC/ST में। तो पुराना प्रावधान क्या था कि पदोन्नति के लिए समान योग्यताएं अनिवार्य थीं, लेकिन नए प्रावधान में क्या किया गया कि SC/ST को पदोन्नति में न्यूनतम अंकों या योग्यता में छूट दी गई। जैसे आप लोग तमाम पात्रता परीक्षा में देखते हैं कि इन लोगों को कुछ अंकों की छूट दी जाती है, तो ऐसे ही पदोन्नति में भी दी गई और प्रशासनिक दक्षता बनी रही। उद्देश्य इसका ये था मित्रों कि उच्च पदों पर SC/ST की भागीदारी सुनिश्चित हो। 82वां संविधान संशोधन क्या था कि 77वें संविधान संशोधन का पूरक भी रहा है। अब देखते हैं 83वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। विषय क्या है, SC/ST आरक्षण की समय सीमा। देखिए मतलब आप लोग 81, 82, 83 सब देख रहे हैं, केवल SC/ST के लिए ही अभी चल रहा है। पृष्ठभूमि क्या है मित्रों, अनुच्छेद 334 के तहत SC/ST के जो आरक्षण की सीमा थी, अवधि थी, वो समाप्त होने वाली थी। पुराना प्रावधान ये था कि आरक्षण की समय सीमा सन 2000 तक ही थी और नया प्रावधान क्या था कि इसे सन 2010 तक बढ़ाया गया। उद्देश्य क्या रहा, सामाजिक न्याय की निरंतरता बनी रहे और ये भी ध्यान रखना है कि ये संशोधन हर 10 वर्ष में दोहराया जाता है, किया जाता है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001। इसमें क्या विषय है कि परिसीमन पर रोक, मतलब डिलिमिनेशन फ्रीज कर दिया गया, जो परिसीमन था उसे रोक दिया गया। पृष्ठभूमि क्या है, जनसंख्या बढ़ाने वाले राज्यों को अधिक सीटें मिल जाती थी, मतलब जिस सीट में जनसंख्या ज़्यादा है उस सीट में उस राज्य में अधिक मतलब सीटें हो जाती थी, लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ जाता था। इससे जनसंख्या नियंत्रण जो था ये हतोत्साहित हो रहा था। पुराना प्रावधान क्या था कि हर जनगणना के बाद में परिसीमन होता था और नया प्रावधान क्या किया गया कि 2026 तक लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या स्थिर रहेगी, अर्थात नहीं बढ़ेगी। 1971 की जनगणना का आधार ही रहेगा। उद्देश्य ये था कि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा मिले और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन भी था। भैया राजनीतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जनसंख्या सीमित रहेगी। अगला देखते हैं 85वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001। विषय था परिणामी वरिष्ठता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी, जो वरिष्ठता थी। पृष्ठभूमि ये था कि SC/ST पदोन्नति तो पा लेते थे। देखिए
अभी तक आप 81 से लेकर के 85वां पढ़ रहे हैं और इसमें केवल 84वां जो था वो परिसीमन से संबंधित था। बाकी और जितने भी हैं वो सभी मित्रों SC ST से हैं। तो SC ST पदोन्नति तो पा लेते थे लेकिन वरिष्ठता में पीछे रह जाते थे। पुराना प्रावधान ये था कि अनुच्छेद 16(4) ये केवल पदोन्नति का था और इसमें क्या हुआ, 16(4) ये में नया प्रावधान जोड़ा गया कि परिणामी जो वरिष्ठता सहित होगी, अर्थात पदोन्नति उनकी वरिष्ठता सहित होगी और उद्देश्य ये हुआ कि पदोन्नति के बाद उनके अधिकारों की रक्षा की जाने लगी। न्यायिक पक्ष हुआ। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डेटा आधारित आरक्षण की शर्त जोड़ी जो कि एग्ज़ाम फेवरेट टॉपिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डेटा आधारित आरक्षण की शर्त को जोड़ दिया था। अगला है मित्रों 86वां संविधान संशोधन सन 2002 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है मित्रों क्योंकि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। पृष्ठभूमि ये थी कि इससे पहले जो शिक्षा थी वो केवल DPSP में थी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व में थी, लेकिन मूल अधिकार में नहीं थी। और इससे होता क्या था कि स्कूल की जो ड्रॉप आउट दर है, मतलब बच्चे नामांकन तो करा लेते थे लेकिन फिर छोड़ देते थे। अब पुराना प्रावधान ये हुआ कि अनुच्छेद 45 जो राज्य का कर्तव्य था उसमें शिक्षा को रखा गया था और नया प्रावधान क्या हुआ कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया गया। और क्या किया गया मित्रों, अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक बाल शिक्षा को ले आए और अनुच्छेद 51A के में, मतलब 51A में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में माता पिता के कर्तव्य को शिक्षा का, बच्चों की शिक्षा का मूल कर्तव्य बना दिया। उद्देश्य ये हुआ कि यूनिवर्सल एजुकेशन यानी सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई जो कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक था। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और देखते हैं 87वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। विषय क्या है कि परिसीमन का नया आधार बनाया गया। जैसे बात किया गया था कि 2026 तक परिसीमन नहीं बढ़ेगा, लेकिन 87वें में 2003 में क्या किया गया, नया प्रावधान बना और परिसीमन के लिए अब 2001 की जनगणना को शामिल किया गया। सीटों की संख्या में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ, सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। उद्देश्य केवल इतना हुआ कि जनसंख्या की जो संरचना थी उसको संतुलित रखना था। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 है मित्रों। इसमें क्या है कि सेवा कर जो था, सर्विस टैक्स जो था, सेवा क्षेत्र का तीव्र विस्तार हो, इसकी पृष्ठभूमि थी। और नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 268A, जिससे हुआ क्या कि सेवा कर केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र व राज्यों में बांटा भी जाएगा और GST से पहले के कर का ये ढांचा था। इससे पहले GST का कर नहीं लागू हुआ था। अब देखते हैं मित्रों 89वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। फिर इसमें देखते हैं SC/ST आयोगों का विभाजन। आप लोग देखिए 81 से लेकर के 83 तक, 81 से 83 तक, फिर 85 हो गया, फिर उसके बाद में 81 से 83 हुआ, 85 हुआ, 86वां शिक्षा से संबंधित था, 87 हुआ, 87 में क्या हुआ मित्रों, 87 में आप लोगों ने परिसीमन का नया आधार देखा और फिर SC/ST का आरक्षण आया। फिर अब 89वें में देखते हैं SC/ST आयोग का विभाजन हुआ। पुराना प्रावधान ये था कि SC/ST आयोग एक संयुक्त आयोग था। नए प्रावधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इस दोनों को अलग अलग किया गया। उद्देश्य ये था कि विशिष्ट समस्याओं पर अलग अलग ध्यान होगा। 90वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। विषय है मित्रों बोडोलैंड का क्षेत्र था। नया प्रावधान ये हुआ कि असम की विधानसभा में बोडो जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उद्देश्य था क्षेत्रीय शांति और जनजातीय प्रतिनिधित्व। चलिए इसको एक बार थोड़ा फास्ट वे में रिवीजन कर लेते हैं। 81वां था बैकलॉग वैकेंसीज, मतलब जो पीछे की छूटी हुई वैकेंसी हैं उन्हें भरना। 82वां था कि प्रमोशन में इन्हें थोड़ा सा छूट मिले। 83वां था SC/ST आरक्षण का विस्तार हुआ। 24वें में परिसीमन को रोक दिया गया था। 85वां था मित्रों कि इन लोगों को पदोन्नति के बाद सीनियरिटी भी मिले, श्रेष्ठता भी मिले। 86वें में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और 87वें में जो जनगणना 2001 थी उसको आधार बना करके परिसीमन किया गया। 88वें में सर्विस टैक्स यानी सेवा कर जोड़ा गया।
89वें में SC/ST कमीशन को अलग अलग किया गया और 90 में बोडोलैंड यानी कि बोडो जनजाति को प्रमुखता मिली। फिर देखते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें क्या हुआ मित्रों कि दल बदल विरोधी कानून को और मजबूत किया गया। पृष्ठभूमि ये थी कि बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा मंत्री हो जाते थे। दल बदल करके मंत्री बनने की एक प्रवृत्ति यानी एक आदत सी लोगों में आ गई थी और इससे राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी। पुराना प्रावधान ये था कि मंत्रियों की संख्या पर कोई भी सीमा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, मतलब ये दल बदल करके बन जाया करते थे मंत्री। अब इस प्रकार से क्या हुआ कि अनुच्छेद 75(1)(a) में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया और 164(1)(a) में राज्यों में भी 15% की सीमा मंत्रियों की कर दी गई। अब इससे दल बदल करता जो थे वो अयोग्य होने लगे और दल बदल करने वाला मंत्री नहीं बन सकता था। उद्देश्य ये था कि इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी और सत्ता के दुरुपयोग पर रोक भी लगेगी। विशेष ध्यान रखना है कि जो मंत्रिमंडल की 15% नियम था वो 91वें संविधान संशोधन से आया है। इसके बाद में देखते हैं मित्रों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इसमें क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची यानी जो भाषाएं थी उसमें था क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता की मांग थी कुछ जगह पर, और उससे हुआ ये कि जो पुराना प्रावधान था कि संविधान में अब तक 18 भाषाएं हो चुकी थी, 18 भाषाएं हो चुकी थी यानी कि पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी, 15वें के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब नया प्रावधान ये था कि इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गईं। कौन कौन सी? तो 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो बोडो थी, डोगरी थी, मैथिली और संथाली। अब कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हो गई मित्रों? तो अब कुल मिलाकर के हो गई 22 भाषाएं और इस 22 भाषाओं का उद्देश्य ये था कि जो भाषाई विविधता थी उसका संरक्षण करना था। और ये स्टैटिक जेके का एक फेवरेट प्रश्न भी है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2005। इसमें क्या हुआ मित्रों कि शिक्षा का आरक्षण बना, शिक्षा में भी आरक्षण लाया गया। पृष्ठभूमि ये थी कि निजी शिक्षण संस्थानों में कोई भी आरक्षण नहीं था, जिससे सामाजिक असमानताएं बनी हुई थी। पुराना प्रावधान ये था कि अनुच्छेद 15 में शिक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। नया प्रावधान ये था कि अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया और राज्यों को अधिकार दिया गया। कौन सा अधिकार? कि SC/ST या OBC को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थान इसमें अपवाद है, मतलब अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण SC/ST OBC को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी में मिलेगा। उद्देश्य ये था कि उच्च शिक्षा में समान अवसर आए और कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से ये पूछा जाता है, मतलब संविधान से भी पूछा जाता है और न्यायालय से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2006। विषय क्या था? जनजातीय मंत्री झारखंड वाले जो थे, यहाँ पर पृष्ठभूमि थी कि पहले बिहार से अलग होकर झारखंड बना और जनजातीय मंत्री इसमें होना अनिवार्य था। अब क्या नया प्रावधान में क्या हुआ कि जो झारखंड में जनजातीय मंत्री की बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया और उद्देश्य ये था कि प्रशासनिक रूप से थोड़ा सा लचीलापन इसमें आ जाए। बहुत कम पूछा जाता है लेकिन तथ्यात्मक है। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। और 95वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2009 देखते हैं। विषय था SC/ST आरक्षण की अवधि में पुनः विस्तार करना था। पुराना प्रावधान था कि आरक्षण की अवधि सन 2010 तक समाप्त होनी थी और नया प्रावधान ये बना मित्रों कि SC/ST आरक्षण को सन 2020 तक बढ़ा दिया गया। उद्देश्य था प्रतिनिधित्व को बनाए रखना और ये अनुच्छेद 334 से ही संबंधित है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011। विषय था भाषा का नाम परिवर्तन, मतलब पुराना नाम था उड़िया, पुराना नाम क्या था? उड़िया था और नया नाम इसका क्या कर दिया गया? ओड़िया। क्या था? नया नाम ओड़िया कर दिया गया। उद्देश्य था भाषाई शुद्धता और सांस्कृतिक पहचान। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा उड़िया का नाम ओड़िया किया गया? तो 96वां संविधान संशोधन।
अगला है मित्रों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। विषय था सहकारी समितियां। पृष्ठभूमि में क्या था, सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को लाना था। नया प्रावधान ये हुआ कि इसमें भाग 9 भी जोड़ा गया। गठन, चुनाव, कार्यालय, निर्धारित लोकतांत्रिक नियंत्रण इस पर लाया गया और उद्देश्य ये था कि सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाना था। हालांकि सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्यों पर लागू भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया और जुडिशियल करंट से ये संबंधित प्रश्न भी बन जाता है। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। विषय ये था कि कर्नाटक के पिछड़े जो चूहे जो क्षेत्र थे उसमें नया प्रावधान बना मित्रों, अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया और इससे क्या हुआ कि हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र था, हैदराबाद और कर्नाटक के लिए जो क्षेत्र था उसमें शिक्षा, रोजगार, विकास में प्रावधान, ये सभी चीज़ें लाई गई। उद्देश्य क्या हुआ, उद्देश्य इसका था कि क्षेत्रीय असमानता समाप्त करना था और आर्टिकल बेस्ड ये क्वेश्चन आपका बनता है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था मित्रों, सन 2014 में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था कि NJAC विषय था, मतलब नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, मतलब राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्ति आयोग बनाया गया। पृष्ठभूमि ये था कि कॉलेजियम प्रणाली पर अपवाद था। अब नया प्रावधान में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु NJAC को लाया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका की इसमें भागीदारी दर्शाई गई थी, लेकिन परिणाम ये हुआ कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसका प्रभाव ये पड़ा मित्रों। कारण क्या था इसका, इसको ऐसा करने का कारण के पीछे क्या था, कारण था न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा, यानी पॉलिटी और ज्यूडिशरी का सबसे चर्चित मुद्दा भी रहा है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2015 देखते हैं। विषय रहा भारत और बांग्लादेश की जो भूमि से संबंधित सीमा से समझौता था वो हुआ। पृष्ठभूमि ये थी कि दशकों से सीमा पर पुराना विवाद था, जो कई दशक से सीमा पर पुराना विवाद था, एनक्लेव समस्या थी। नया प्रावधान ये हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि की कुछ अदला बदली हुई, नागरिकता अस्पष्ट हुई और उद्देश्य था सीमा विवाद का समाधान करना, मानवीय समस्या को समाप्त करना। इस प्रकार से ये इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो मित्रों अब चलिए इसको भी थोड़ा सा शार्ट में देख लेते हैं कि शार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें शार्ट में मित्रों ये है कि संशोधन इसमें कौन सा रहा है, 91वां दल बदल रोक था, 92वां था 22 भाषाएं, 93वां संविधान संशोधन था मित्रों शिक्षा में आरक्षण और 94वां था झारखंड से संबंधित, 95वां संविधान संशोधन SC/ST आरक्षण में विस्तार हुआ, 96वां संविधान संशोधन था मित्रों ओडिया को ओडिया का नाम दिया गया, 97वां सहकारी समितियां से था, 98वां अनुच्छेद 371 जे में परिवर्तन हुआ, 99वें में NJAC यानी जो कॉलेज न्यायाधीशों की नियुक्ति का आयोग बना उससे संबंधित था, 100वां था भारत और बांग्लादेश की सीमा का। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया मित्रों और संबंधित किससे था, तो GST से संबंधित संशोधन था। मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों, तो भारत में एक देश एक कर एक बाजार की व्यवस्था लागू करना, मतलब एक देश एक कर और एक बाजार की व्यवस्था को लागू करना था। इसमें प्रमुख प्रावधान ये है मित्रों कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग गुड्स एवं सर्विस टैक्स अर्थात GST कहते हैं, उसे लागू किया गया। केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर जो थे वो समाप्त कर दिए गए, अब ये प्रत्यक्ष कर के रूप में मिला और संविधान में अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। GST पर क्या हुआ, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार रखा गया, क्योंकि अगर किसी एक का अधिकार होता तो दिक्कत हो जाता। और क्या हुआ मित्रों, इसमें GST परिषद बना जो कि 279A के अंतर्गत अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन हुआ।
जिसमें एंट्री टैक्स है, वैट है, सर्विस टैक्स है, ये सभी चीज़ें क्या हुई, समाप्त कर दी गई। महत्व ये है मित्रों कि इससे कर प्रणाली सरल हुई और आर्थिक रूप से एकीकरण बढ़ा है। कर चोरी में भी कमी आई है। और एक यहाँ पर और देख लेते हैं परीक्षा तथ्य कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है मित्रों। तो जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होगा वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया। उद्देश्य क्या था मित्रों, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं एनसीओबीसी, मतलब नेशनल काउंसिल, एनसीबीसी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट, को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था इसके लिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और प्रमुख प्रावधान ये हुआ कि इसमें अनुच्छेद 338 जोड़ा गया, जिससे एनसीबीसी को एससी/एसटी आयोग के समान शक्तियां प्रदान की गईं और केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग की सूची तय करने का अधिकार दिया गया कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में जाएगी, कौन सी जाति नहीं जाएगी। इस पर विवाद ये हुआ मित्रों कि राज्यों की जो ओबीसी सूची बनाने की शक्ति थी उसको लेकर के विवाद भी उत्पन्न हुआ है। इस बात को आपको, इस तथ्य को ध्यान में रखना है। अगला है मित्रों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसका उद्देश्य रहा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो सवर्ण में था, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, उनको 10% आरक्षण दिया गया। प्रमुख प्रावधान ये था कि इसमें 10% आरक्षण था और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए था। शिक्षा और सरकारी नौकरियों दोनों में ये 10% का आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। ऐतिहासिक तथ्य है मित्रों कि पहली बार ये आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध भी ठहराया 2022 में। इसके विरुद्ध कोर्ट में भी मामला गया तो 2022 में इसे वैध भी ठहराया गया। अगला संशोधन है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। उद्देश्य इसका रहा कि एससी/एसटी के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण को बढ़ाना था। एंग्लो इंडियन जो था मित्रों 104वें के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय का जो नामांकन था उसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। प्रमुख प्रावधान ये जुड़ा कि एससी/एसटी आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामांकन समाप्त किया गया। परीक्षा तथ्य ये है कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त करने वाला संशोधन भी इसे ही कहा जाता है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में आया मित्रों। उद्देश्य क्या था कि राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने की शक्ति पुनः वापस दी गई, जो कि समाप्त कर दिया गया था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम से। पृष्ठभूमि ये रहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद में राज्यों की शक्ति अस्पष्ट हो गई थी और प्रमुख प्रावधान ये हुआ कि राज्य और केंद्र दोनों अपनी अपनी ओबीसी सूची बना सकते थे, अर्थात इसको कह सकते हैं समवर्ती सूची में लेकर के चले गए। महत्व ये हुआ कि संघीय ढांचे को अधिक मजबूती मिली और राज्यों के अधिकार पुनः बहाल कर दिए गए। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको भी कहा जाता है, मतलब इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या है मित्रों, तो महिलाओं और को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था। प्रमुख प्रावधान ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में, यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और एससी/एसटी महिलाओं के लिए उप आरक्षण की व्यवस्था भी लागू हुई। और ये होगा कब, तो जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। ऐतिहासिक महत्व है मित्रों, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार यही है। कब आया, 2023 में। इस प्रकार से मित्रों त्वरित सार को देख लेते हैं, इससे संबंधित जो मतलब कह सकते हैं फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। संशोधन कौन सा है, वर्ष कौन सा रहा और विषय क्या रहा, तो 101वां संविधान संशोधन वर्ष 2016 में आया मित्रों, जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया, जो कि एनसीबीसी से संबंधित है। एनसीबीसी क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां संविधान संशोधन मित्रों 2019 में आया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण
मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो था, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग था, उसके लिए आरक्षण 10% दिया गया। 104वें संविधान संशोधन 2019 में इससे SC/ST का आरक्षण का विस्तार हुआ और 105वें संविधान संशोधन से मित्रों 2021 में OBC शक्ति राज्यों को पुनः दी गई। 106वें संविधान संशोधन 2023 के द्वारा महिला आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% बढ़ा करके किया गया। ऐसे ही समस्त इम्पोर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए मित्रों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला टॉपिक आप लोगों का क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ आप लोगों को इसके बाद पढ़ाई जानी चाहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।